इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ के शहरों में छोटे देशों से भी ज़्यादा आबादी है और जहाँ की मेट्रो सिटीज़ में घरों के साइज लगातार छोटे होते जा रहे हैं। और बावजूद इस बात के कि दिल्ली जैसे शहरों में कार पार्किंग के पीछे रोज़ाना लड़ाइयाँ होती हैं, इंडिया में गाड़ियों के साइज लगातार बढ़ रहे हैं। बीते कुछ सालों में देखने को मिला है कि इंडियंस एसयूवीज की तरफ जाना पसंद ज़्यादा कर रहे हैं ओवर एनी अदर सेगमेंट ऑफ कार्स। एसयूवीज का क्रेज़ इतना है कि एक कार सेगमेंट ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पर है, जिन्हें सेडान कहा जाता है। अब ठीक है, इंडियंस कोई अकेले नहीं है इस भीड़ में। ये एक ट्रेंड हमें ऑलमोस्ट हर देश में देखने को मिल रहा है। लेकिन इंडियंस और बाकी देशों के एसयूवी कल्चर में एक फ़र्क है, जो कि है अंडर पावर्ड कॉम्पैक्ट एसयूवीज। हम इंडियंस शान दिखाने के लिए एसयूवीज तो खरीद लेते हैं, लेकिन हम में से कई लोग ऐसे हैं जो इन्हें ट्रूली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि प्योर रिसर्च के अकॉर्डिंग 2020 में सिर्फ 1.6 करोड़ लोग ही अपर मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो 50,000 से 1,20,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं। और हाई इनकम वाले लोग सिर्फ 20 लाख है पूरे इंडिया में। और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना छोटा नंबर है ओवरऑल इंडिया की आबादी के मुकाबले। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च बताती है। इन रीजंस की वजह से कंपनीज को ऐसी कार्स डेवलप करनी पड़ती हैं जो दिखने में तो रोड प्रेजेंस दें, लेकिन इनकी माइलेज एक छोटी हैचबैक से भी अच्छी हो। और इसी वजह से ये गाड़ियाँ थोड़ी अंडर पावर्ड फील होती हैं। और रेनो काइगर के नन टर्बो ऑटोमेटिक वेरिएंट के ओनर का ये बोलना है। आपकी रिवर्स वाली बात बिल्कुल सही है। अब देखो, ये पीछे हल्की सी चढ़ाई है ना, मैं रिवर्स में इतना एक्सीलेटर दे दिया और ये ऐसे जा रही है। देखो 1 लीटर वाला इंजन है ना, इसमें लोड ज़्यादा पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडियंस हमेशा से ही इस तरीके की गाड़ियाँ खरीद रहे थे, बल्कि इंडियंस ने तो बड़ी ही सेंसेबल गाड़ियाँ खरीदने से शुरुआत करी थी लेट 90s और अर्ली 2000s में। ऐसी कार्स जो छोटी थी, और आप शायद ना जानते हो, लेकिन ये कार्स जापान की के कार से डिराइव थी। हो सकता है आप में से कई लोग जापान के इस कार कल्चर से वाकिफ ना हो, तो मैं बता दूं, के कार्स आर लिटरली टपरवेयर ऑन 4 व्हील्स। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं साइज़ में, और ये एक बॉक्स जैसी दिखाई देती हैं शेप में। और ये 660 सीसी के इंजन साइज लिमिट के साथ आती हैं। और फिर आप चाहें हैचबैक ले लो, कोई वैन, कोई ट्रक, चाहे कोई स्पोर्ट्स कार, ये हर फॉर्म और शेप में अवेलेबल है। अब ज़रूरी नहीं है कार्स इंडिया के हर रीजन में सूटेबल हों, लेकिन जिस तरह से इंडिया की मेट्रो सिटीज़ में आबादी बढ़ रही है, ये कार्स बड़े और भारी आबादी वाले शहरों में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। और इसीलिए हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कैसे इन कार से पॉल्यूशन और ट्रैफिक तो कम हो ही सकता है, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे ये कार्स 2 व्हीलर राइडर्स को कार्स की तरफ शिफ्ट कर सकती हैं, और कैसे इंडिया का आम आदमी भी एक स्पोर्ट्स कार का मालिक बन सकता है। और हाँ, इसमें मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे के कार्स ने इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को किक स्टार्ट किया था। तो चलिए सबसे पहले डिटेल में समझते हैं कि ये के कार्स आखिर हैं क्या। के जिदोशा एक जापानीज वर्ड है जो 2 वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें के का मतलब है लाइट और जिदोशा का मतलब है कार, यानी कि लाइट कार। जापानीज सरकार के कार्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम थी, और 1949 में उन्होंने के कार लीगल क्लास को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कार का 4 स्ट्रोक इंजन 150 सीसी से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता था, और अगर 2 स्ट्रोक इंजन है तो 100 सीसी से। हाँ, के कार्स 2 स्ट्रोक इंजन के साथ भी अवेलेबल थी। इंट्रोडक्शन के टाइम इन कार्स की लेंथ 2.8 मीटर रखी गई थी, विड्थ 1 मीटर और हाइट 2 मीटर। अगर आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बता दूं, 2.8 मीटर एक गाड़ी के लिए बहुत ही कम होता है, और इसे आप इस कार के साथ कंपैरिजन में देख सकते हैं। कार के इंजन और बॉडी साइज इतने कम रखे गए थे कि इन्हें इंसानों के लिए यूजफुल बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, और इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स ने इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। और इसीलिए 1955 तक गवर्नमेंट ने इन कार्स के साइज़ को लीगली ये कर दिया। अब 4 और 2 स्ट्रोक दोनों इंजन की लिमिट 360 सीसी कर दी गई थी, और इसी के चलते 1958 में पहली बार एक प्रॉपर के कार देखने को मिली, जो कि सुजुकी ने बनाई थी सुजू लाइट के नाम से। अब फिर इसमें सुब्रू और माजदा जैसे कई मैन्युफैक्चरर्स कूद पड़े। के कार्स की डिमांड जापान में इवेंचुअली बढ़ने लगी, और कंपनीज ने बढ़ते कंपटीशन के कारण इन कार्स को सोफिस्टिकेटेड बनाना चालू कर दिया। जैसे होंडा ने 1968 में ही अपनी N360 में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देना चालू किया। 70s में होंडा ने अपनी ZGS में फ्रंट डिस्क ब्रेक दिए, जिसके बाद के कार्स में ये स्टैंडर्ड नॉर्म बन गए। और 1970 में ही दाइहात्सु फेलोमैक्स SS पहली ऐसी के कार बन गई जिसने अपने 360 सीसी इंजन के साथ 40 हॉर्स पावर को टच किया। और 1970 तक ही इन कार्स की सेल 7.5 लाख यूनिट्स पर एनम तक पहुंच गई। के कार्स अपने साइज की वजह से तो सस्ती थी ही, साथ ही साथ इसलिए भी कॉस्ट इफेक्टिव थी क्योंकि सरकार इन पर बेनिफिट्स प्रोवाइड करती थी। लेकिन थ्रू आउट दी 70s गवर्नमेंट के कार्स पर मिलने वाले बेनिफिट्स को एक के बाद एक वापस लेने लगी, और एमिशन नॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। सख्त एमिशन लॉस की वजह से सुजुकी की मुश्किलें बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वो सिर्फ 2 स्ट्रोक इंजन बना रहे थे, और सुजुकी के पास नए इंजन को डेवलप करने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि ये एक छोटी कंपनी थी। साथ ही साथ कार मैन्युफैक्चरर्स मांग करने लगे कि कार्स के इंजन साइज को इंक्रीज किया जाए ताकि वो एमिशन नॉर्म्स को मैच कर सके। इन सभी शक्तियों की वजह से कार्स की सेल्स बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी थी, और होंडा और माजदा ने पैसेंजर के कार सेगमेंट से अपने पैर खींच लिए और सिर्फ के पिकअप ट्रक्स ही बेचने लगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
और वो ये कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आप में से सिर्फ 9% लोग ही ऐसे हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जापानीज गवर्नमेंट ने 1976 में गाड़ियों के इंजन साइज को बढ़ाने का फैसला किया और इन्हें बढ़ाकर 550 सीसी कर दिया। इंजन साइज के साथ साथ गाड़ियों की डायमेंशंस भी बढ़ाई गई और इनकी लेंथ अब 3.2 मीटर्स कर दी गई थी और विड्थ 1.4 मीटर। इन चेंजेस की वजह से के कार मार्केट फिर से जाग उठी और कई नए के कार मॉडल्स लॉन्च किए गए। इन कार्स के इंजन साइज के इंक्रीज होने की वजह से अब इन कार्स में एसी दिए जाने लगे थे और ये गाड़ियां अब 4 व्हील ड्राइव के साथ भी अवेलेबल थी। इन सभी बातों की वजह से के कार एक्सपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई और इन कार्स की डिमांड यूरोप के कई देशों में बढ़ी। क्योंकि इटली जैसे देशों में स्ट्रीट पतली हुआ करती थी, ऐसी गाड़ियों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी से चलाया जा सकता था। के एक्सपोर्ट में जिस कैटेगरी का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट था वो थे के ट्रक्स, और चिली में इनकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। इतनी की क्वार्टर ऑफ टोटल के कार्स चिली में एक्सपोर्ट किए जाते थे। के कार्स इन कई देशों में तो डायरेक्टली इंपोर्ट हो ही रही थी, लेकिन ये कार्स इंडिया में भी आई थी। और आपको शायद इस बात का अंदाज़ा ना हो, क्योंकि ये कार्स इंडिया के हिसाब से थोड़ी सी अलग कर दी गई थी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में आने वाली पहली कार थी मारुति सुजुकी SS80, जो कि 800 सीसी इंजन के साथ आती थी। लेकिन यही सेम कार जापान में 550 सीसी इंजन के साथ बिक रही थी विद द नेम ऑफ ऑल्टो। फिर इंडिया में मारुति 800 को अपग्रेड किया गया, जो अगेन वहाँ की ऑल्टो से मिलती थी। बस फ़र्क ये था कि वहाँ ऑल्टो में 660 सीसी का इंजन अवेलेबल था और ये गाड़ी 3.2 मीटर लेंथ के साथ आती थी, क्योंकि 1919 में जापान की सरकार ने इंजन साइज और डायमेंशन को थोड़ा सा और बढ़ा दिया था। और इंडिया में ये कार 800 सीसी इंजन के साथ अवेलेबल थी विद लिटिल ओवर 3.3 मीटर्स ऑफ लेंथ। फिर यहाँ पर अगेन वहाँ की ऑल्टो जैसी दिखने वाली ऑल्टो आई, अगेन लेंथ और इंजन साइज में फ़र्क था। फिर हमें यहाँ पर ए स्टार भी देखने को मिली, अगेन जिसे वहाँ पर ऑल्टो बोला जाता है। और हम ओमनी को कैसे भूल सकते हैं। एक्चुअली ये जापानीज के कार जैसी ही थी, बस इसका इंजन थोड़ा सा बड़ा था इंडिया वर्जन में। और वैगनार जितनी फेमस यहाँ है, उसका के वर्जन जापान में उतना ही पॉपुलर है। और वैगनार 2003 से 2008 तक टॉप सेलिंग के कार भी रह चुकी है वहाँ पर। के कार से डिराइव्ड गाड़ियाँ सिर्फ इंडिया ही नहीं, बल्कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कई देशों में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। और पाकिस्तान में तो आज भी बहुत सारी के कार्स देखने को मिल जाती हैं। के कार्स की पॉपुलैरिटी जापान में लगातार बहुत ही ज़्यादा बढ़ती चली गई और वहाँ बिकने वाली टोटल कार्स में से 40% सिर्फ के कार्स ही थी। लेट 90s और 2000s में जापान में के कार्स बहुत अलग अलग वर्जन में देखने को मिल जाती थी। जैसे कि यहाँ पर SUVs देखने को मिल रही थी, जैसे कि मित्सुबिशी पजेरो मिनी और सुजुकी जिम्नी। कई इस तरीके की वैन देखने को मिलती थी और कई इस तरीके की अजीब गाड़ियाँ। और मेरी फेवरेट के स्पोर्ट्स कार जैसे होंडा S660, ऑटोजैम AZ1 और सुजुकी कपाचिनो जैसी गाड़ियाँ। लेट 90s के बाद से ही टर्बो चार्जर्स ऑलमोस्ट हर के कार के साथ देखने को मिल रहे थे, लेकिन इन सभी गाड़ियों की पावर को 64 हॉर्स पावर तक लिमिट कर दिया गया था जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के तहत। अगर आप जापान के जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के बारे में वीडियो चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखो। के कार्स के दिन हमेशा अच्छे नहीं रहे। जापानीज गवर्नमेंट को लगने लगा कि कार मैन्युफैक्चरर्स अपना काफ़ी ज़्यादा पैसा इन कार्स की R&D पर खर्च कर रहे हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इसका ज़्यादा फ़ायदा इसलिए नहीं था क्योंकि के कार की मार्केट जापान के बाहर बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है, और क्योंकि वो इन गाड़ियों को ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, इस बात को गवर्नमेंट इकोनॉमी लॉस की तरीके से देखने लगी और इसीलिए गवर्नमेंट ने 2014 में वहाँ पर के कार्स पर ऑलमोस्ट 50% टैक्सेस बढ़ा दिए। ये सुजुकी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी, क्योंकि सुजुकी का कहना था कि उनकी के कार्स की टेक्नोलॉजी एक्चुअली बाहर कार डेवलप करने में काम आती है, जैसे मैंने इंडिया के बारे में बताया था अभी आपको। इस फैसले की वजह से मार्केट तो श्रिंक हुई, पर स्टिल आज भी बहुत सारी के कार मॉडल्स अवेलेबल हैं और इनका मार्केट साइज फेयरली बड़ा है। अब मैं मानता हूँ कि के कार्स के बारे में आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, इसीलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये गाड़ियाँ इंडियंस की मदद कैसे कर सकती हैं। के कार्स के प्राइस बाकी गाड़ियों से इसलिए तो सस्ते होते ही हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में इनकी कम लागत लगती है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली इंडिया में अगर हम बात करें तो इन पर टैक्सेस में भी छूट मिल सकती है, क्योंकि इंडिया में छोटी गाड़ियों पर लगने वाला टैक्स कंपैरेटिवली कम होता है। कम प्राइजेस की वजह से हमारे बहुत सारे 2 व्हीलर राइडर्स आसानी से इन कार्स की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज़, इंडियंस 15 लाख के अंदर ही एक टर्बो चार्ज्ड कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार खरीदने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं, जैसे कि टोयोटा कोपेन GR, जो कि जापान में 14 लाख की पड़ती है। और अगर इसे इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है एंड विदाउट अननेसेसरी फीचर्स, ये गाड़ी इंडिया में और भी ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। ये कार्स भारी मात्रा में विमेन को ड्राइविंग सीट्स पर भी लेकर आ सकती हैं, क्योंकि जापान में 63% के ओनर्स विमेन हैं और अपने छोटे साइज़ की वजह से इनको पार्क करना और ट्रैफिक में चलाना तो आसान है ही। इवन दो ये कार्स बहुत छोटी हैं, जापानीज़ ने इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होती हैं। साथ ही साथ इनमें CVT गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक डोर्स, पैसिव और एक्टिव हर तरीके के सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे होंडा N बॉक्स, जिसका टॉप मॉडल का प्राइस 9 लाख तक जाता है। हाँ, लेकिन अगर इसे इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाता है तो इसका प्राइस भी काफ़ी कम हो सकता है।
मैं ये मानता हूँ कि ये गाड़ियाँ किसी भी इंडियन कार कैटेगरी को रिप्लेस नहीं कर सकती, बिकॉज कार्स विद बिगर इंजन्स आर ऑलवेज बेटर ऑन हाईवे। पर ये कार्स इंडियन मेट्रो सिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है ऐसी वीडियोस बनाने में। इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगर के कार्स इंडिया में कभी अवेलेबल होती हैं तो क्या आप इन्हें लेना चाहेंगे।